ड्रामा की शुरुआत में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ स्कूल स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हैं और ये सभी एक एक करके आगे आते हैं और फादर से प्रॉमिस करते हैं कि हम शादी होने तक वर्जिन रहेंगे और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। और इनमें से एक हमारी ड्रामा की लीड होती है जिसका नाम है वूरी। वूरी के पीछे उसकी माँ और नानी बैठी होती है। वूरी को समझ नहीं आता है कि ये सभी लोग हमसे ये कैसा प्रॉमिस ले रहे हैं, पर वूरी नेचर से बहुत शांत किस्म की लड़की होती है, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे प्रॉमिस कर लेती है। अब 15 साल बाद दिखाया जाता है कि वूरी एक शादी पर पहुंचती है जहां पे अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो लंच कर रही होती है। तब उसके दोस्त उसको छेड़ते हैं कि तू अभी भी वर्जिन है या तूने अपना प्रॉमिस तोड़ लिया है। तो वूरी बहुत शर्मा जाती है और सभी को शांत हो जाने को कहती है, पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते ही रहते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ लड़कों ने कॉलेज में उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी, बट जब उन्हें उसके प्रॉमिस के बारे में पता चलता है तो सभी भाग जाते हैं। तब उसकी एक फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, ऐसे भी कोई जीता है भला। तब वूरी याद करती है कि कॉलेज ट्रिप के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी जिसके साथ उसने अपनी फर्स्ट किस शेयर की थी। सारी फ्रेंड्स मिलके उसे इतना चिढ़ाते हैं कि वो कह देती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम 2 साल से डेट कर रहे हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है तो वो कहती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरे लिए बाहर वेट कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत ही हैंडसम और डैशिंग सा लड़का खड़ा होता है जिसको देखकर वूरी के फ्रेंड्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कांगजे और वूरी दोनों साथ में चर्च जाते हैं और दोनों साथ में प्रे करते हैं। प्रेयर के बाद दोनों चर्च के बाहर आते हैं तो वूरी कांगजे से कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, हम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हैं पर कभी भी हमने फिजिकल कनेक्शन नहीं किया। मेरी प्रॉमिस के वजह से तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो चुके हो। तो कांगजे उसे क्यूटली बोलता है कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले दिन से करता था, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रॉमिस की भी कदर है और जब तक तुम नहीं चाहती मैं वेट करता रहूँगा। कांगजे की बातें सुनकर वूरी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि वूरी अपने घर जा रही होती है तो उसे एक कार दिखती है जिसमें एक कपल बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहा होता है। वूरी देखकर घबरा जाती है और मुंह फेर लेती है। वो देखती है कि कार में जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। वूरी अपनी माँ को अपने साथ अंदर ले आती है और कहती है कि आप मुझे पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा कर रही हो। वूरी की नानी का एक रेस्टोरेंट होता है। दोनों अंदर आती है तो वूरी उसकी माँ से पूछती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने नई कार ली है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि नहीं, ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है जो कि एक प्रोड्यूसर है और मुझे मेरी फर्स्ट एल्बम रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। वूरी की नानी उसकी मॉम से पूछती है कि तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसोगी। तो उसकी माँ कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा, मेरा सपना एक सिंगर बनने का अब पूरा होगा। हालांकि वूरी को संभालते संभालते 30 साल तक मेरा सपना अधूरा रह गया। उसके बाद तीनों फ्रेश होकर अंदर आती हैं और टीवी के सामने बैठ जाती हैं और टीवी पे एक ड्रामा चल रहा होता है जिसकी असिस्टेंट राइटर और कोई नहीं हमारी वूरी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वूरी की माँ बेड पर बैठकर उसी ड्रामा के हीरो का पिक्चर देख रही होती है। उस एक्टर के प्रोफाइल के नीचे कुछ कमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि उनका नाम श्योसांग नहीं बल्कि दुक्ची है। साथ में उसके स्कूल की एक पिक्चर भी लगी होती है जिसको देखकर वूरी की माँ बहुत शॉक्ड हो जाती है और अपने पास्ट को याद करती है कि ची तो वही लड़का है जिसके साथ में प्रेग्नेंट हुई थी। फिर साइड टेबल से वूरी की पिक्चर उठाकर मैच करती है तो दोनों की शक्ल काफ़ी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में द मास्क ऑफ डिज़ायर ड्रामा के डायरेक्टर और राइटर के बीच मीटिंग चल रही होती है जिसमें डायरेक्टर एक सीन से नाखुश लग रहा होता है। तो वूरी एक सीन सजेस्ट करती है जो सुन के डायरेक्टर को बहुत पसंद आ जाता है। वूरी उस सीन को ऐसे डिस्क्राइब करती है जैसे कि वो बहुत सालों से फिजिकल टच के लिए तरसी हो। डायरेक्टर के चले जाने के बाद उसकी फ्रेंड वूरी को बोलती है कि अब तुम्हें कांगजे के साथ शादी कर लेनी चाहिए।
डायरेक्टर के चले जाने के बाद उसकी फ्रेंड वूरी को बोलती है कि अब तुम्हें कांगजे से शादी कर लेनी चाहिए। तुम दोनों ने आज तक कोई फिजिकल टच नहीं किया, ये कितना रोमांटिक होगा कि कांगजे के साथ तुम अपनी फर्स्ट किस शेयर करोगी। ये सुन के वूरी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि अगर मैंने उस लड़के को किस नहीं की होती तो आज कांगजे ही मेरा फर्स्ट किस होता। तभी नेक्स्ट सीन में एक बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लड़का दिखाया जाता है जो कि कार चला रहा होता है। उसको देखने से ही पता चलता है कि वो बहुत अमीर घर का लड़का है। कार चलाते हुए एक बिल्डिंग की बेसमेंट में आता है और कार को बहुत ही स्टाइल से पार्क करता है। सो गाइज, ये और कोई नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम राफेल है, जो कि एक कॉस्मेटिक कंपनी का CEO है और ऑलरेडी शादीशुदा है। जैसे ही वो बिल्डिंग में एंट्री लेता है तो एक म्यूजिक बजने लगता है। राफेल की वाइफ भी उस वक्त ऑफिस में होती है पर किसी और मर्द के साथ इंटीमेट होती है और म्यूजिक की आवाज़ सुनते ही वो समझ जाती है कि राफेल आने वाला है। तभी वो जल्दी से उस लड़के को वहाँ से भेज देती है और खुद को संभाल लेती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो कुछ काम में बिजी थी। राफेल नाचते हुए नीचे आता है और उसके हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स थमा देता है। तो उसकी वाइफ मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़कर शॉक हो जाती है क्योंकि राफेल का स्टमक कैंसर एकदम ठीक हो चुका है, जो जानकर मारी थोड़ी अपसेट हो जाती है। राफेल अपनी वाइफ को हक करता है और कुछ दूसरे पेपर्स थमा देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ऐसा कहकर चला जाता है। मारी पेपर खोल के देखती है कि वो कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स के पेपर्स होते हैं। वूरी और उसकी राइटर फ्रेंड डायमंड कॉस्मेटिक्स में एक मीटिंग अटेंड करने आती है। ये वही कंपनी है जो वूरी के ड्रामा को प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी के अंदर आके ही वूरी दंग रह जाती है। मीटिंग शुरू होते ही राफेल अंदर आता है। वूरी राफेल को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसका पास्ट उसे याद आ जाता है और राफेल वही लड़का है जिसके साथ वूरी ने अपनी फर्स्ट किस शेयर की थी। तो वूरी झट से अपना मुंह छुपा लेती है और पूरी मीटिंग में मुंह दिखाए बिना ही बात करती है। राफेल को वूरी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वूरी को पीछे से बुलाता है और पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। वूरी हैरान हो जाती है और झट से अपना मुंह छुपा लेती है, बट राफेल को बिल्कुल याद नहीं आता है कि उसने वूरी को कभी पहले देखा है या नहीं। राफेल उसके पापा से मिलने आता है तो उसके पापा उसको अपने हॉस्पिटल के बिजनेस को संभालने को कहते हैं, बट राफेल कहता है कि मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है और मैं अपने मन मर्जी से जीऊँगा। मारी रूम के बाहर सारी बातें सुनती है और बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने माँ के घर चली जाती है। मारी अपनी माँ के साथ सब शेयर करती है और कहती है कि राफेल उसको डिवोर्स देना चाहता है। तब उसकी माँ उसको एक तरकीब देती है और कहती है राफेल ने जो स्पर्म्स सेव करके रखे हुए हैं तुम उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके प्रेग्नेंट हो जाओ, तब राफेल तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाएगा। ये सुनकर मारी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि वूरी के मॉम के न्यू बॉयफ्रेंड ने धोखाधड़ी की है। वो वूरी के मॉम के लोन लिए हुए पैसे लेकर भाग गया है। ये सुन के वूरी बहुत टेंशन में आ जाती है और अपनी माँ पे बहुत गुस्सा करती है और घर से बाहर चली जाती है। वूरी एक रिवर साइड पार्क में बैठकर अपने बचपन के बारे में सोचती है कि उसकी मॉम कैसे कभी उसके वजह से सिंगल नहीं बन पाई और आज तक स्ट्रगल कर रही है और आज बुरी तरह फंस चुकी है। तभी कांगजे उससे मिलने आता है और उसे समझाकर घर पहुंचा देता है। वूरी के घर लौटने के बाद उसकी नानी उसे याद दिलाती है कि कल उसका मेडिकल अपॉइंटमेंट है। वूरी अपने रूम में जाती है और पूरी रात टेंशन से सो नहीं पाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। नेक्स्ट डे वूरी डॉक्टर के पास जाती है, तब वो बहुत टायर्ड महसूस करती है और बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। तब डॉक्टर अंदर आती है और उससे पूछती है कि तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने आई हो। तब वूरी नींद में होने की वजह से हाँ कर देती है। वूरी का चेकअप खत्म करके डॉक्टर दूसरे पेशेंट के पास आती है और उससे पूछती है कि वूरी तुम रेडी हो। तब वो कहती है कि मैं वूरी नहीं मारी हूँ। ये सुनकर डॉक्टर का दिमाग घूम जाता है। तब वो अपॉइंटमेंट बुक चेक करने लगती है तो उसमें लिखा होता है कि वूरी वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए आई थी और मारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आई हुई थी। डॉक्टर घबराकर मारी से कहती है कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, अब आप जा सकती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाती है और सहम जाती है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस ट्विस्ट के वजह से इन सब की लाइफ कैसे पलट जाती है। आप सभी को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तब तक के लिए बाय बाय।